इसकी हेडिंग। रामसर सम्मेलन पहला पॉइंट बोलिएगा, वह स्थान जहां पर आपके पास क्या ज्यादा पाया जाएगा, तो बोलिएगा वह स्थान जिसमें दलदल कैसा पाया जाएगा, सर्वाधिक। अब दलदल तो तुम जानती हो, ठीक है। दलदल मतलब मैंने बता के आया हूं जब मीथेन गैस पढ़ा रहा था, जहां पर पेड़ पौधे, पत्तियां, गोबर, ऊपर मिट्टी, पानी आने के द्वारा धूप पड़ने के कारण चीजें सड़ जाती हैं, उसमें आके कीड़ा मर गया, सांप मर गया, सब मर गए, सब सड़ रहा है, वो क्या बोलेंगे, दलदल। ठीक है, चलो अच्छा। सेकेंड पॉइंट बेटा बात है, सेकेंड पॉइंट आपके पास दलदल। अब भाई हमको आर्द्र भूमि पढ़ना सही से, रामसर सम्मेलन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लो तब आगे समझ आएगा ये रामसर सम्मेलन क्या है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि सही से पढ़ना तो एक दो पॉइंट और जानना पड़ेगा। तो बोलिएगा दलदल बनेगा कैसे, तो बोलिएगा दलदल भाई तब बनता है जैसे जब किसी स्थान में कम से कम 8 माह तक पानी भरा रहा हो। ठीक है, 8 महीने तक कम से कम पानी भरा हो जमीन में किसी भी स्थान पे। ठीक है, अब 8 महीने तक पानी दिन भर भरा है, कच कच कच, ऐसे समझ लो जब कभी बरसात होती है तो हमारी गली में देखो नाला आदि का सब पानी बाहर आ जाता है, कितना कीचड़ हो जाता है, वही तो दलदल है। अब यही 8 महीने तक एरिया में अगर बना रहे, सड़ने लगेगा तो कूड़ा करकर नगर निगम नाली से निकालता कचरा, पूरे गंद महकने लगता पूरा मोहल्ला आपके पास एरिया। ठीक है, अब 8 महीने तक डरा रहने दो और जो तो पानी उसमें डरा रहने दो तो दलदल बन जाएगा। तो दलदल मतलब कम से कम 8 महीने तक पानी भरा हो। ठीक है, दूसरा तीसरी शर्त, जब 8 महीने तक पानी भरा रहेगा तो वर्षा तो तुमने ज्यादा करेगी, अब उसमें लगातार धूप पड़ रही है, तो भैया जब वर्षा ज्यादा कर दी और तापमान ज्यादा कर दिया, ये तो दोनों शर्तें बन गई जैव विविधता की। तो आप बोलोगे जब वर्षा और तापमान ज्यादा होगा तो उस दलदल में क्या ज्यादा पाई जाएगी, जैव विविधता आपके पास कैसी पाई जाएगी, अधिक पाई जाएगी। तीसरी, ठीक है। चलो अगले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर आपके पास ये कहा जाए पृथ्वी की किडनी किसे कहा जाता है, ध्यान देना। ठीक है, लीवर यकृत अलग है, वृक्क, किडनी, गुर्दा ये अलग है। चलिए, तो कोई पूछे आपके पास पृथ्वी की किडनी किसे कहते हैं, जितना भी रक्त आती है रक्त को क्या करती है, छानती है, और छानने के बाद जो भी खतरनाक टॉक्सिक होते हैं उसको रोकने के बाद बाकी को आगे जाने देती है। तो ये क्या करती है, आर्द्र भूमि। अब आप ही बताओ, ये मैंने एक गड्ढा खोद दिया, ध्यान देना, और इस गड्ढे में मैंने पानी भर दिया, पत्ती डाल दी, पेड़ पौधे डाल दी, जानवर मार मूड़ के डाल दिए, सड़ने दो 8 महीना। अब 8 महीने सड़ने के बाद जितना कचरा पचड़ा हुआ तो उस कचरा को तो अपने पास रखेगी, छन्नी जैसा अपने पास रखेगी, और पानी को कहेगी तुम जाओ तुम जाओ। तो पानी को छानने का काम कौन करेगी, पानी को छानने का काम कौन करेगी, आर्द्र भूमि। ठीक है, और जितना भी कूड़ा करकट है, चाहे हम छानते हैं, जितना भी कूड़ा करकट वो छन्नी में रह जाएगा, और जब छन्नी में रह जाएगा तो ये छन्नी बन गई, छन्नी बन गई तो पृथ्वी की क्या कहते हैं, किडनी से। एक और कहा जाता है पृथ्वी का स्पंज किसे कहा जाता है, ठीक है, पृथ्वी का आपके पास स्पंज, ठीक है, किसे कहा जाता है, स्पंज का मतलब क्या होता है, सोखता। ठीक है, सोखता तो बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे हम कभी डस्ट में डालने के लिए सोखता आता है, थर्मा वैसा सोखता टाइप का। ठीक है, अब ये क्या, ये सोखता का भी कार्य करता, इसने क्या किया, पानी को तो निकाल दिया, छानने में क्या बचा, तो बोलिएगा जब छानती है तो पृथ्वी में इसको कार्बन मिल जाते हैं, कार्बन मतलब आपके पास खनिज पदार्थ। ठीक है, और इस सोखता को दबाओ, तुम कस के अगर निचोड़ दो तो सोखता से पानी नीचे गिरने लगे, वही है। अब तुम इस दलदल को लेके दाब दो कस के, पूरी की पूरी मृदा, यूरिया जितना कार्बन, आर्बन, प्रोटॉन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऐड, बसासा, जितने मिनरल सब नीचे सोखता है, स्पंज है। पृथ्वी का स्पंज किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है। अब जब आर्द्र भूमि अच्छे से समझ में आ गई, तब आगे देखिए, अब बात उठी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कि यार ऐसे स्थान तो बचाना है जो पूरी पृथ्वी को किडनी के रूप में काम करती है, स्पंज के रूप में आपके पास काम करती है। तो ये पहली बार तारीख थी 2 फरवरी 1971, देश था ईरान, शहर का नाम था आपके पास रामसर नामक शहर में आपके पास क्या करी गई, बैठक, इन्हें बचाना है। बात आई, बात गई, किसी ने इतना मुद्दा नहीं रखा। अब लेकिन जब बात आई है कभी तो उठेगी, बात दोबारा उठी। बात कब उठी, आपके पास 1975 में,
19 में कहा यार हमने बताओ सम्मेलन किया था, उसका तो कोई ने महत्वपूर्ण नहीं था, जितना पृथ्वी में इंपॉर्टेंट है, जितनी ओजोन महत्वपूर्ण है उतनी भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, हॉटस्पॉट महत्वपूर्ण है, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो लोगों को सही लगा। तो पहली बार आपके पास इस एरिया को सुरक्षित करने का या संरक्षण देने का फैसला आपके पास कब लिया गया, तो बोलिएगा फैसला कब लिया गया, 75 में। बैठक पहली बार कब की गई थी, तो बोलिएगा 71 में। अब भैया हमेशा पिता पिता होता है, तो जब बैठक रामसर में की गई थी तो लोगों ने इस सम्मेलन का नाम रामसर के नाम से दे दिया कि भैया उसने ऐसा विचार वहां ना आता तो कभी ना होता। तो इस सम्मेलन को कौन सा सम्मेलन बोला गया, तो आंसर देना आपके पास, कौन सा सम्मेलन बोला गया, रामसर सम्मेलन बोला गया। याद हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है रामसर सम्मेलन की डेट क्या है, तो वह डेट का रटना पड़ेगी। आप बोलोगे रामसर सम्मेलन की जो डेट बोली जाती है वो कौन सी डेट है, 2 फरवरी। प्रत्येक 2 फरवरी को रामसर सम्मेलन आपके पास उसको आद्र भूमि के रूप में, संरक्षण के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अब आता भारत की बात कि भारत इसमें कब शामिल हुआ, क्योंकि भारत ने इंटरफेयर नहीं किया तो मान लो फिर हमारे लिए कंपटीशन के लिए भारत ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा। वर्ल्ड लेवल में तो बहुत चीजें होती रहती हैं, आपको तो वो पढ़ना है ना जो इंडिया जिसमें इंटरफेयर करती है। तो बोलिएगा इसमें आपके पास भारत जो सम्मिलित हो गया, भारत सम्मिलित हो गया 1981 में। भारत ने कहा भैया हमारी भी एरिया को बचा लो, जो ये थोड़ा सा रामसर सम्मेलन जैसी एरिया आपके पास हमारे यहाँ बंगाल में, सुंदरबन में, कुरुम्बन की डेल्टा बेल्टा झीलें पाई जाती, बुलट झील, चिड़का झील, ये सब आपके पास, लेकुन झील, नीलगिरी आपके पास, घाटी वाटी, ठीक है, शांत घाटी। तो जब ये भारत शामिल हुआ तो लोगों ने भारत की सुनी, तो भारत का प्रथम आपके पास रामसर सम्मेलन के तहत किस भूमि को शामिल किया गया था। उसके पहले मैं एक चीज बता दूं, भारत में आज रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आर्द्र भूमियां कुल कितनी सम्मिलित हैं, तो आंसर देना कितनी, 46। भारत भर की बताई मैंने, भारत के कितने स्थान रामसर सम्मेलन के अंतर्गत शामिल कर दिए गए हैं, 46। ये करंट है, अपडेट रहती है, मेरे भरोसे मत रहना, ये हर साल अपडेट होती रहती है। अब मान लो अब 2024 लगा तो किसी ने और अपडेट कर दिया, उन्होंने कहा एक एरिया और जोड़ लो इस बार, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो 40 स्थान क्या कर दिए गए, अपडेट। लेकिन क्वेश्चन 40 तो पूछता ही है, 40 मतलब नवीनतम वाले पूछता ही, करंट वाले बताइए, या फिर शुरुआत वाले पूछ लेता है। तो पूछता है भारत में सर्वप्रथम किस भूमि को शामिल किया गया था, तो बोलिएगा सर्वप्रथम पहले नंबर पे शामिल किया गया था आपके पास रेणुका झील को, ठीक है, नहीं गलत बोला हूं, पहले नंबर पे शामिल किया गया था चिल्का झील को, ठीक है, इसको शामिल किया गया। अब रेणुका क्यों याद आ गया वो बताता हूं। पहले नंबर का पूछे तो बता देना ये। अब पूछे भारत का सबसे छोटा रामसर क्षेत्र या आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र सबसे छोटा, तो बोलिएगा भारत का प्रथम सबसे छोटा आपके पास जिसका नाम है रेणुका झील। रेणुका झील आपके पास कहां पर पड़ती, तो बोलना आपके पास कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। अगर कोई पूछे भारत का सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र है, तो अगर भारत का सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र पूछे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, वही आंसर लगा देना, कौन सा, चिल्का। अब कोई पूछे भारत का सर्वप्रथम आपके पास रामसर क्षेत्र, तो सर्वप्रथम पूछे तो सर्वप्रथम में चिल्का। तो कोई कहे जाए हॉटस्पॉट शब्द का मतलब, तो बोलिएगा हॉटस्पॉट शब्द का मतलब होता है वह संवेदनशील आपके पास स्थान, संवेदनशील जहां पर आपके पास खतरा ज्यादा है या किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना ज्यादा है, उसे कहा जाएगा हॉटस्पॉट। अब चलिए एनवायरमेंटल भाषा में देखिए, अभी तुमने इंग्लिश की भाषा देखी, हॉटस्पॉट एरिया है भाई, व्यक्ति कहता है उसके लिए ज्यादा थोड़ा सा कर्फ्यू भी ज्यादा लगा है, मतलब एक सेंसिटिव एरिया है। अब एनवायरमेंट भाषा में कैसे दिखेंगे, ध्यान दीजिए। आप एक शब्द पढ़कर आए हो जिसका नाम है जैव विविधता। मान लीजिए एक आपके पास एरिया ये है, ध्यान देना बेटा, आपके पास एक एरिया आपके पास ये कुछ आप मान लीजिए, और एक एरिया मान लीजिए और आपके पास ऐसे करके एक एरिया आपके पास ये है। तुमने इनमें देखा कि पेड़ पौधे वनस्पतियां तमाम प्रकार के आपके पास पाए जाते हैं। तुमने कहा यहाँ पर भी आपके पास पेड़ हैं पौधे हैं, पेड़ हैं पौधे हैं, इनमें भी देखा तुम्हारे पास पेड़ पौधे वनस्पतियां, पेड़ पौधे वनस्पतियां वगैरह वगैरह, ठीक है। इस स्थान पे देखा यहाँ पर भी वही पेड़ पौधे वनस्पतियां जानवर जानवर, आपके पास पेड़ पौधे वनस्पतियां जानवर जानवर, ठीक है, ये सब चीजें। अब तुमने ये देखा कि जैव विविधता कहाँ जा रहा है, ध्यान समझना बेटा आपके पास पहले, ठीक है, हॉटस्पॉट समझ आ जाएगा, हॉटस्पॉट का अर्थ समझ में आ जाएगा। कोई तुमसे पूछे जैव विविधता कहाँ जाता है, तो आपने कहा जैव विविधता की शर्तें तो हम पढ़कर आए हैं, जैव विविधता वहीं पर ज्यादा होगी जहां पर दो चीज होगी, एक वर्षा ज्यादा होगी, एक तापमान ज्यादा होगा। अब इस चित्र में देखा जाए, मान लीजिए एक शहर ये है, एक शहर ये है, एक शहर ये है,
या एक जंगल ये है, एक जंगल वो, एक जंगल वो है, तो तुम कहोगे जो हमें स्थान या जिस चीज में विविधता ज्यादा मिल रही, जानवरों की, पौधों की, वनस्पतियों की, वह साफ साफ चित्र में देखना इससे बड़ा ये है और इससे ज्यादा स्थान आपके पास इन एरिया में है, ये वाला आपके पास एरिया। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई, जहां पर विविधता ज्यादा होगी उसे क्या कहा जाएगा, हॉटस्पॉट। अगर इन तीनों में कोई चुनने को कहा जाए तो आप बोलोगे इन तीनों में जो हॉटस्पॉट चुना जाएगा वो किसे चुना जाएगा, इस वाले को। ठीक है, क्लियर? क्यों? क्योंकि विविधता ज्यादा है। अगला आपके पास हॉटस्पॉट, फिर कैसे चुना जाता है, चुनने के लक्षण दो, तो आपने तो बता दिया, 3 में ये चुन लो। क्योंकि क्यों चुन लो, क्योंकि बड़ा है, ज्यादा है, इसकी कोई मापक तो होगी कि ऐसे चुन लो। ठीक है, कहीं एक बार मान लीजिए कोई आपके पास छोटा, तो क्या होगा, 2 मापक होते हैं। पहला मापक आपके पास हॉटस्पॉट, उसे केवल 2 ही होते हैं। हॉटस्पॉट उसे चुना जाता है जहां पर स्थानीय प्रजातियों की संख्या क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, स्थानीय प्रजातियों की संख्या आपके पास क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, वह एरिया हॉटस्पॉट में आ जाएगा। स्थानीय प्रजाति का अर्थ क्या है, स्थानीय प्रजाति का अर्थ है जिस एरिया में आप रहते हैं। मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, मान लीजिए आप राजघाट एरिया में रहते हैं, बुंदेलखंड वाले एरिया में, तो कोई तुमसे पूछे आपके एरिया में क्या ज्यादा मिलता है, तो आपने कहा हमारे एरिया में गौरैया ज्यादा मिलती है। गौरैया मतलब आपके पास चिड़िया पक्षी, ये ज्यादा मिलती है हमारे एरिया में, केवल हमारे ही यहाँ की विशेषता है। ठीक है, आप गए वहां पर बंगाल के लोगों से पूछा यार तुम्हारे यहाँ क्या चीज ज्यादा पाई जाती है, तो उसने कहा हमारे यहाँ एक चीज बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है आपके पास रॉयल टाइगर। ठीक है, आपके पास बंगाली टाइगर, तुमने कहा अच्छा तुम्हारे यहाँ बंगाली टाइगर बहुत ज्यादा हाईलाइट है। और आप अगर मान लीजिए कभी चक्कर लगा आपके पास कर्नाटक का, पश्चिमी घाट का, असम का, बंगाल जाएंगे, तुमने कहा भाई आपके पास क्या पाई, उसने कहा हमारे यहाँ चाय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और हमारे यहाँ कॉफी बहुत ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, तुम पूर्वांचल तरफ गए, अपना यूपी कहीं पास करेंगे जौनपुर के अलावा, तुमने वहां से पूछा यार आपके यहाँ क्या ज्यादा है, तो वो कहेंगे हमारे यहाँ चावल की उत्पत्ति काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वनस्पतियां प्लस जानवर दोनों ही बता दिए मैंने। आपके पास टाइगर आइगर हो गए वो जानवर, गौरैया हो गई पक्षी, और ये कॉफी ऑफी हो गए पौधा, और चावल हो गई फसल। ठीक है, तो हर चीज में हर स्थान पे अलग अलग चीज की विशेषता होती है। अब आप ये सोचो कि मैं दार्जिलिंग से चाय की वो पौधा लाऊंगा और वो पौधा अपने बुंदेलखंड में लगा दूंगा जहां पर गौरैया ज्यादा होती है, तो हमारे यहाँ भी पौधा वैसे ही, तो ऐसा नहीं होगा। वहां की चाय और आपकी चाय में अंतर होगा, आप खूब वहां से किस्म लेते आओ। अब आपने ये सोचा कि बंगाल से कोई टाइगर लाके हम बॉम्बे में रख दें, या यहाँ से कोई टाइगर लाके आपके पास और किसी एरिया में सुरक्षित कर लें, बंगाली टाइगर, रॉयल टाइगर, तो ऐसा नहीं होगा। वहां का टाइगर उसी एरिया में ज्यादा विकसित रहेगा, सेफ रहेगा। अगर आपने उसका स्थान बदलने का प्रयास किया तो वो डेड हो जाएगा, मतलब खतरे में आ जाएगा। तो वह प्रजाति जो केवल एक स्थान पर ही स्थानीय होती है उसे कहा जाएगा स्थानीय प्रजाति। वो सिर्फ उदाहरण है, तुम्हें पढ़ना नहीं है। स्थान पर वहीं पर अपने बच्चे का जन्म देती है, वहीं पर अपनी वनस्पतियां बढ़ाती है, वहीं पर अपने पौधे का विकास करती है, केवल उसी स्थान पे बड़ा हाईलाइट होता है कि इस स्थान पे ये बहुत प्रसिद्ध है, उसको कहा जाएगा स्थानीय। अब एनवायरमेंट को छोड़ के थोड़ा देर जियोग्राफी में आ जाओ और अच्छे समझ आ जाएगा। कोई तुमसे पूछे साड़ियां कहाँ की पसंद है, तो आप तुम बोलोगे बनारस की, सूरत की। कोई आपसे पूछे ताले कहाँ की पसंद है, तो आप बोलोगे अलीगढ़। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ताले अलीगढ़ के अलावा पूरे देश में नहीं बनते, लेकिन तुमसे कोई पूछे कि तालों का स्थानीय क्षेत्र कौन सा है, तो आंसर दे दोगे अलीगढ़। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि साड़ियों का स्थानीय क्षेत्र कौन सा, तो आप बोलोगे बनारस, सूरत। कोई पूछे पान कहाँ का ज्यादा प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे बनारस का। तो ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अपने एरिया में रहने वाले मैन आपके पास चीज। सेकंड आ जाओ, सेकंड हॉटस्पॉट की सर 2 ही शर्तें होती है, बिल्कुल याद रखिएगा, केवल 2 चीज। जब कभी इनमें खतरा आ जाए, और छोटा मोटा खतरा नहीं, ध्यान समझिए, जब कभी इनकी संख्या आपके पास निम्न स्तर पे जाने लगे, मतलब गिरने लगे, तथा इसमें आपके पास खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और इनकी जो विविधता मतलब जो अलग अलग प्रकार के आपके पास है, इनकी जो विविधता को हानि पहुंचने का आपके पास संदेह आ जाए, तो इसको सरकार उठा के किस में रख देती है, तो आंसर देगी इसको सरकार उठा के किस में रख देती है, हॉटस्पॉट में। ठीक है, सरकार इस बात का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती कि गौरैया को रखा जाए ना रखा जाए। अगर आपके यहाँ की गौरैया, कौआ, चीलबाज खत्म हो रहे हैं और सरकार को अच्छे से पता है कि ये चीलबाज गौरैया इसी बुंदेलखंड में ही पाया जाता है, सरकार पूरे बुंदेलखंड को हॉटस्पॉट बना देगी।
ठीक है। इसी प्रकार से टाइगर में कोई खतरा आया, सरकार बंगाल के उस एरिया को, सुंदरबन को, मैंग्रोव वन की वनस्पतियों को हॉटस्पॉट के दर्जा में दे देगी। बात समझ में आ गया? जब खतरा पैदा हो जाए प्लस स्थानीय प्रजाति, हाँ ऐसा कभी नहीं होगा कि गौरैया तुम्हारे बुंदेलखंड में पाई जाती है और कर्नाटक में भी पाई जाती है, अफ्रीका में भी पाई जाती है और अमेरिका में भी पाई जाती है, और बुंदेलखंड से गौरैया समाप्त हो रही है, फिर सरकार हॉटस्पॉट नहीं करेगी, सरकार की कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे एरिया में समाप्त हो रही हो जाए, ठीक है, और एरिया में तो बची रहेगी गौरैया, कोई समस्या नहीं। लेकिन स्पेशल तुम ही हो, अब गौरैया तुम्हारी यहाँ है और उसके अलावा बाकी कहीं गौरैया पाई नहीं जाती, बाकी कहीं पर दार्जिलिंग की चाय पाई जाती तो सेव करेगी, उसको कहेंगे क्या? हॉट स्पॉट। बहुत बारीक अंतर है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए इस पर करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आता है मन में ये सवाल कि भाई हॉटस्पॉट कितने हैं? तो हॉटस्पॉट भारत सरकार की पाबंदी में नहीं है जो हॉटस्पॉट आपके पास कितने होंगे। जो ये पूरा का पूरा हॉटस्पॉट घोषित करता है तो बोलिएगा ये आपके पास इंटरनेशनल लेवल पे घोषित होता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है। भारत सरकार नहीं कर सकती कि भारत सरकार ने कह दिया हम इसको सुरक्षित करेंगे, नहीं, अंतरराष्ट्रीय संघ बताएगा कि पूरे वर्ल्ड में खतरा कहां-कहां पर है। मान लीजिए आपके पास ये वर्ल्ड है और वर्ल्ड में आपके पास सभी महाद्वीप है, ये आपके पास भारत हो गया, ये एशिया हो गया, ये यूरोप आपके पास ऐसे करके हो गया, ये आपके पास अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के बाद ये तुम्हारा उत्तर अमेरिका हो गया, उत्तर अमेरिका के नीचे ये आपके पास दक्षिण अमेरिका हो गया, ये अंटार्कटिका हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा ये छोटा सा एरिया पड़ता है, इसका नाम ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो ये आपका अंतरराष्ट्रीय संघ बताएगा कि हमें कहां पर आरक्षित करना है हॉटस्पॉट को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, हॉटस्पॉट कितने पाए जाते या कितने घोषित किए गए? तो बोलिएगा हॉटस्पॉट जो हमारे पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व का चित्र बना दिया मैंने, सातों महाद्वीप है, मान लिया आपके पास पूरे विश्व में जो आपके पास हॉटस्पॉट है इनकी संख्या आपके पास कितनी है? 36। पहले कितने थे? 35। कितने साल पहले? लगभग 2 साल पहले। अब बढ़ा दिया गया है, इसको 36 कर दिया गया। तो बोलिएगा इस पूरे वर्ल्ड में हमारे जो हॉटस्पॉट है पूरे विश्व में, ये आपके पास कितने हैं? 36। तुम्हें कितने पढ़ने हैं? तुम्हें पढ़ने हैं पूरे के मतलब वर्ल्ड में कितने स्थान पर इन 36 हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है और इंडिया में कितने गया, इंडिया का मुझे जानना है, ठीक। तो बोलिएगा 36 हॉटस्पॉट को अगर 2 भाग में बांटा जाए, पहली बात तो 2 भाग में मुझे बांटना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया वर्ल्ड से अलग नहीं है, इंडिया विश्व में ही आती है, लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमें एक प्रकार का पता भी होना चाहिए इंडिया में कितने हॉटस्पॉट है, पता होना चाहिए, वरना इंडिया वर्ल्ड में है, इंडिया कोई अलग से नहीं है कि विश्व अलग हो गया और इंडिया अलग हो गई, विश्व में ही इंडिया है, ठीक है। चलिए फिर भी लिख देते हैं। आपके पास जब इसको 2 भाग में आपके पास बांटेंगे तो बोलेंगे एक तरफ आपके पास भारत हो गया और एक तरफ आपके पास मान लीजिए विश्व हो गया, मान लीजिए विश्व हो गया, शेष विश्व में, ठीक है, कितने? तो बोलिएगा इंडिया में हॉटस्पॉट कितने हैं? बोला 4, ठीक है, 4 स्थान पे, और वर्ल्ड में आपके पास कितने हैं? तो बोलिएगा 4। उन 4 स्थानों में और इंडिया की इन 4 स्थानों में पूरे के पूरे 36 स्थानों को चिन्हित कर दिया गया है, ठीक। तो पहले तुम इंडिया के जान लो 4, बिल्कुल ओरिजिनली मौके याद होनी चाहिए इंडिया का नक्शा। इंडिया का नक्शा आप जब याद करेंगे तो आपको पता लगेगा आपके पास भारत है और भारत में आपके पास ये जाएंगे इस तरफ, ये तुम्हारा आपके पास बंगाल पड़ के ये असम वाला एरिया पड़ेगा, ये आपके पास ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ तुम्हारे पास ये हिमालय है, ठीक है, और हिमालय के बाद तुम्हारे पास ये घाट है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, ये आपके पास, और नीचे की तरफ एरिया पड़ेंगे श्रीलंका, और यहाँ पर तुम जाओगे तो यहाँ पर आपके पास पड़ेगा जिसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार। तो कोई कहे इंडिया में कितने आपके पास हॉटस्पॉट है? आंसर देना 4। चित्र में भी देखते चलिएगा और यहाँ पर भी, चित्र हमको जल्दी याद हो जाता है इसलिए चित्र बना देते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बोलिएगा पहला, तो पहला कोई आपके पास हॉटस्पॉट पूछे भारत का तो बोलिएगा पहला हॉटस्पॉट है जो उसका नाम है आपके पास क्या? पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट तुम सब जानते हो, भूगोल अच्छे से पढ़ के आए हो, ये वाला तुम्हारे पास एरिया, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये वाला आपके पास पश्चिम हो गया, ये वाला जो आपके पास एरिया आता है कर्नाटक केरल वाला, नीलगिरी की पहाड़ी वाला, अन्नामलाई वाली आपके पास अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये सब यही। तो बोलिएगा पश्चिमी घाट नंबर 1। सेकेंड बोलिएगा ये हिमालय का एरिया। तो आप बोलिएगा दूसरे नंबर पे जो हॉटस्पॉट अंतरराष्ट्रीय के द्वारा बनाया गया है वो पूर्वी हिमालय बनाया गया है। पूर्वी हिमालय का मतलब क्या? आपके पास पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये पूरब वाला हिमालय, ये वाला नहीं, जम्मू कश्मीर वाला नहीं,
ये पूरब वाला, तो बोलेंगे असम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारा हिमालय पाया जाता है, जहाँ पर नेपाल पूरा माउंट एवरेस्ट लेवल पाई जाती है, तमाम प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। आप असम मेघालय अभी दिमाग में अगर लाओ, असम मेघालय नागालैंड जाना तो तुम्हें वनस्पतियां पहले दिखेंगी आपके पास, ठीक है। जम्मू कश्मीर सोचो दिमाग में, तो तुम्हें लगेगा हाँ ठंडा एरिया होगा, वहां पर झील होगी, वैसे आपके पास एरिया तो वो, तो बोलिएगा पूर्वी हिमालय सेकंड नंबर का। तीसरा जो आपके पास इसको हॉटस्पॉट बनाया गया वही किनारे में, तो बोलिएगा भारत बिल्कुल किनारे में चलेंगे। आज आपके पास तो वहां पर एक देश मिलेगा जिसका नाम है आपके पास म्यांमार, ठीक है, पड़ोसी देश इंडिया का। तो आप बोलोगे यहां पर एक सीमा बनेगी इंडो म्यांमार आपके पास सीमा, ठीक है। इसको दूसरा भी कहते हैं इंडो बर्मन सीमा। बर्मा का ही नाम बाद में बदल के म्यांमार कर दिया था अंग्रेजों के समय जब देश गुलाम था, ठीक है। तो इंडो मतलब इंडिया और ये वाला उस तरफ वाला म्यांमार। तो ये मत कह देना ये तो भाई साहब आप भारत का लिखा है, फिर से ध्यान दीजिए, भारत सरकार नहीं घोषित कर रही, इसको घोषित कर रहा है आपके पास अंतरराष्ट्रीय संघ। और जब आपके पास अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसको घोषित किया जाए तो भारत आना तो देखती वो कि कौन भारत है, कौन आपके पास क्या है, वो तो ये देखिएगा कहां पर वनस्पतियां ज्यादा हैं और कहां पर खतरा बहुत ज्यादा आपके पास आ गया, ठीक है। ये मतलब नहीं है पक्षपात नहीं करेगी कि ये भारत है तो भैया भारत ही तुम्हारे अंडर पे आएगा, नहीं, वो तो पूरी एरिया को घेरा बना देगी और कहेगी ये चिन्हित एरिया को हॉटस्पॉट बनाया जाता है आज से। तो म्यांमार भी इसको शामिल करेगा अपने में और इंडिया भी शामिल करेगा। अगर म्यांमार से पूछो आपका हॉटस्पॉट कहां, तो तुरंत गिनाएगा इंडो म्यांमार सीमा वाला, म्यांमार इंडो सीमा वाला। इंडिया से पूछो तुम्हारा हॉटस्पॉट कहां, इंडिया भी गिनाती है हमारा इंडो म्यांमार सीमा वाला। तुम्हें तो याद रखना अच्छे से, ठीक है। पर्सनल देश का नहीं है जो आप हक जमा के बैठ जाओ, नहीं ये हमारे इंडिया का, हमारे किसी को नहीं आने देंगे, कैसे नहीं आने देंगे किसी को। अंतरराष्ट्रीय संघ ने इसको घोषित किया है तो सबका इसमें अधिकार है, उसको बचाने का काम उनका है। आप अपना मदद करिए, बाकी सब पैसा ऐसा बोलेंगे कैसा क्या करना है आपके पास दे, इस पे वित्त को बचा के रखना। इंडो बर्मन चौथा पूछा जाए, चौथा आपके पास आता है जिसका नाम क्या आपके पास अंडमान और आपके पास निकोबार वाली एरिया में, और यहीं पर एक गर्त पड़ता है हिंद महासागर में, जिस गर्त का नाम क्या है सुंदरगढ़। हिंद महासागर में पाया जाने वाला आपके पास गर्त सुंदरगढ़, ठीक है। इस एरिया में चारों तरफ पानी है, अंडमान निकोबार एक द्वीप है, द्वीप मतलब जिसके चारों तरफ पानी भरा हो, ठीक है। तो आपके पास ये चार एरिया, ये अंडमान निकोबार, इसको भी हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए थोड़ा वर्ल्ड का जान लीजिए। वर्ल्ड में वो चार स्थान कहां पर है जब पूरी की पूरी हॉटस्पॉट को घोषित कर दिया गया है। चारों के नाम बिल्कुल बेसिक याद होने चाहिए, अंदाजा तो लगा सको। तो बोलिएगा पहला एरिया आपके पास आता है जिसको क्या कहते हैं आपके पास फिलीपींस, ठीक है। आपके पास ये वाला फिलीपींस कहां है, आप इंडिया के ऊपर जाओगे तो ये चाइना, और चाइना के थोड़ा ऊपर चलोगे तुमको एक देश नजर आएगा, उसका नाम है आपके पास फिलीपींस, ठीक है। उस वाले एरिया को क्या किया गया है आपके पास हॉटस्पॉट घोषित। दूसरा आपके पास एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम आपके पास क्या है मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप सब जानते हो, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। वास्को डी गामा जब आपके पास निकला तो वास्को डी गामा यहाँ से आपके पास निकलते हुए आपके पास ये यूरोप से ऐसे ऐसे करके आया, ये आया और यहाँ रुक गया। यहाँ रुक गया कहाँ, अफ्रीका में। अफ्रीका नीचे रुक गया, उसको एक नाविक मिला अब्दुल मनीन, और अब्दुल मनीन ने बताया इंडिया किस तरफ है, उन्होंने कहा इंडिया इस तरफ है। तो वास्को डी गामा यहीं से किनारे किनारे कैसे करके भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह में राजा जमोरिन के पास पहुंच गया। और वास्को डी गामा आ गए तो सब आ गए, फिर अंग्रेज आ गए, पुर्तगाल आ गए, डच आ गए, डेन आ गए, सब आ गए, इंडिया को नाम हो गया, ऐसा आया वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जहां पर रुका था उसको क्या कहते हैं मेडागास्कर द्वीप। तो मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, इसको क्या घोषित किया गया है, तो आंसर देना हॉटस्पॉट, ठीक है। अगला आपके पास किसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया, ब्राजील के जंगलों को, ब्राजील के आपके पास अटलांटिक जंगलों को। ब्राजील कहां है, ब्राजील जान लीजिए, ये तुम्हारे पास एशिया, ये तुम्हारे पास यूरोप, ये तुम्हारे पास अफ्रीका, ये तुम्हारे पास उत्तर अमेरिका, ये तुम्हारे पास नॉर्थ अमेरिका, ये वाला आपके पास एरिया है, नीचे वाला ऊपर वाला आपके पास कौन सा ब्राजील। तो ब्राजील जो आपके पास पाया जाता है, तो ब्राजील में जो आपके पास जंगल है अटलांटिक जंगल वाले, ये नीचे वाला आपके पास जंगल वाला, मतलब ये एक्चुअली में ये एक महासागर पड़ता है, इस महासागर का नाम क्या है अटलांटिक महासागर। तो वो एरिया वाली लाइन वाला भूमध्य रेखा वाला 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री जहां पर आपके पास क्या होती है, आपके पास तापमान और वर्षा सर्वाधिक होती है। जो तुम पढ़कर आए हो, अगर 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाओगे तो जैवविविधता घटेगी, और इससे नीचे की तरफ आओगे तो जैवविविधता घटेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए इसको भूमध्य रेखा प्लस आपके पास सबसे गर्मी प्लस तापमान वाला एरिया कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगला आपके पास कौन सा, अगला बोलिएगा कैरिबियन एरिया।
कैरिबियन आपके पास कहां पर पड़ता है? कैरिबियन पड़ता है आपके पास अमेरिका के पास में, नीचे की तरफ आपके पास, इस तरफ आपके पास ये जो आपके पास एरिया पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं आपके पास? कैरिबियन। ये इन 4 स्थान के क्या है? वर्ल्ड। सीधा याद रखना, इंडिया में कितने? 4 और वर्ल्ड में कितने? 4, टोटल मिला के कितने हैं? 36। इन स्थानों में अलग अलग चिन्हों को घोषित कर दिया गया है। अब 3-4 पॉइंट और देख लीजिए, बाकी ये सब कवर। हॉटस्पॉट की और कोई बात है तो बोलिएगा। पहली तो 2 बातें ये होती हैं, स्थानीय प्रजाति होनी चाहिए और संख्या निरंतर। खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कितना खतरा बढ़ना चाहिए? 10%, 20%, 30%। मान लो 100 गौरैया है, कितनी गौरैया समाप्त हो जाए कि हॉटस्पॉट की नजर में आ जाओगे, ठीक है? या कितने टाइगर समाप्त हो जाए कि हॉटस्पॉट की नजर में? बोलिएगा जिस स्थान पे पहला पॉइंट 1500 तो कम से कम वनस्पतियां होनी चाहिए उस स्थान में, 1500 से ज्यादा पेड़ पौधे। दूसरा, जब वहां पर आपके पास खतरा आ जाए तो खतरा होना चाहिए 70%, ठीक? ओके, चलिए अब एक शब्द इसी के समकक्ष बहुत अच्छा लगता है, अब उसको इस पर करते हैं। उस शब्द को कहते हैं आपके पास हॉट स्पॉट। ध्यान रखिए, हॉट स्पॉट क्या? हॉट पूछे अलग, हॉप पूछे अलग, तो बिल्कुल सेम टू सेम परिभाषा दीजिए। बस हॉट स्पॉट किया जाता है तुम्हारे स्थल में और हॉप स्पॉट किया जाता है तुम्हारे कहां पर? समुद्र में, समुद्र वाले एरिया में, जल में, ठीक है? जल में भी देखते हैं। अच्छा, डॉल्फिन कहां ज्यादा पाई जाती है? यहाँ पर। हाँ भैया, यहाँ पर क्या पाया जाता है? स्टारफिश ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पर क्या? दरियाई घोड़ा ज्यादा। दरियाई घोड़ा को खतरा है? अरे दरियाई घोड़ा को बहुत खतरा है, दरियाई घोड़ा बर्बाद होने वाला है आपके पास। ये चीजें इंडिया में गंगा डॉल्फिन, डॉल्फिन बेचारी गंगा ही रह पा रही, और गंगा के अलावा किसी में डॉल्फिन नहीं पाई जाती। खतरा बहुत है। मगरमच्छ को खतरा नहीं है, सांप वाप को खतरा नहीं है, अजगर को उतना खतरा नहीं है जितना डॉल्फिन को खतरा है। डॉल्फिन को आप हॉटस्पॉट में रखो तो भाई आपके पास जिस समुद्री जीव के संरक्षण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? हॉट स्पॉट। बस नाम याद रखना, हॉट स्पॉट सेम टू सेम, हॉट स्पॉट सेम टू सेम। तुम कहां? स्थल में, हम कहां? समुद्र में। अगला, टोटल वर्ल्ड में कितने हॉट स्पॉट हैं? तो बोलिएगा टोटल विश्व में आपकी हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 50। इंडिया में कितने हैं? 2, ठीक है? इंडिया में आपके पास 2 कौन है? तो आंसर देना, एक अंडमान और दूसरा आपके पास कौन सा? निकोबार। अंडमान निकोबार को अलग अलग करके 2 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं जहां पर खतरा समुद्री जीवों को ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय संघ ऐसा मानता है, ठीक है? इसके बाद अगली हेडिंग कंप्लीट करते हैं जिसका नाम है रामसर सम्मेलन। बहुत पूछ लेता है रामसर सम्मेलन क्या है, उसके पहले ये थोड़ा सा लिख लीजिए। ज्योमंडल की संरचना, ज्योमंडल की संरचना, ओके, ध्यान दीजिए। चलिए, भारत सरकार को, अब भाई भारत सरकार भी तो कुछ करेगी कि केवल अंतरराष्ट्रीय के भरोसे रहेगी? रामसर के भरोसे, हॉटस्पॉट के भरोसे, हॉटस्पॉट के भरोसे और रेड डाटा बुक के भरोसे, है ना? तो भारत सरकार भी कुछ करेगी। तो अब देखिए भारत क्या करती है। मान लीजिए किसी स्थान पे आपके पास अब बहुत ज्यादा विविधता है, सुंदरवन तमाम चीजें मैं शुरुआत में बता चुका, गौरैया, ठीक है? तो सरकार कहीं पर टाइगर ज्यादा, कहीं पर लायन ज्यादा, कहीं पर हिरन ज्यादा, कहीं पर गैंडे ज्यादा, कहीं पर कुछ ज्यादा, ठीक है? तो सरकार क्या करेगी? ध्यान दीजिए, एक एरिया ये है और एक एरिया बनाएगी ये वाला और एक एरिया बनाएगी आपके पास ये वाला। अब ये बनाती नहीं है, ये बनी होती है, सरकार बस एक निश्चित डिस्टेंस तय कर लेती है, ठीक है? जैसे वो तुमसे कहे कि ये एक शहर है राड, सब ध्यान देना, और उसने कहा इस वाले मोहल्ले में कुछ ज्यादा दंगा हो जा रहे हैं, तो सरकार कहेगी पूरी पुलिस फोर्स कर्फ्यू इस वाले एरिया में लगाओ, इतने मीटर दें, और इतने मीटर के ना तो कोई अंदर आना चाहिए ना बाहर जाना चाहिए। इसके बाद सरकार उसकी जस्ट अगल बगल के मोहल्ले को देखेगा कि कहीं दंगा इस मोहल्ले में ना फैल जाए, तो इस एरिया को थोड़ा ढील देना, थोड़ा ज्यादा नहीं, इसको तो बिल्कुल नहीं, इसको थोड़ा ढील देना, लेकिन टाइट व्यवस्था रखना बिल्कुल, ठीक है? इसके बाद छुटपुट पुलिस जो बचे 5-6 कांस्टेबल, वो यहाँ घुमाते रहना, ठीक है? इन एरिया में ऐसी करती है, इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में भी, ठीक है? अब सरकार ऐसा तो कर नहीं सकती ना कि रात में दंगा फैले तो रात उठा के उत्तराखंड ले जाए, ले भैया चल वहां, ठीक है? सिकंदरपुर वाले बहुत दंगा मचा, सिकंदरपुर उठा के ले जाओ, कुत्ते में के लखनऊ में सबने कर दो, योगी जी के बगल में, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से पूरे के पूरे जंगल को इतनी सरकार उठा सकती कि पन्ना उठा के ले जाओ, आपके राजस्थान उठा के ले जाओ, सरस्वती ले जाओ, इस स्थान में नहीं कर सकती। तो सरकार क्या करती है, इनको 3 भाग में आपके पास बांटती है बेटा, ठीक है? ध्यान दीजिए, पहला कौन सा एरिया बोलेगी? पहला एरिया बोलेंगे कोर जोन, कोर कैंट,
दूसरा एरिया आपके पास कौन सा होता है? दूसरा एरिया होता है आपके पास बफर जोन। ठीक है, इसकी संरचना बता रहा हूं, जो मंडली की, जो आप बायोडायवर्सिटी पढ़कर आए हो। और इसके बाद बफर जोन के बाद जो तीसरी आपके पास एरिया होती है, उस एरिया को आपके पास कह देते हैं आपके पास ट्रांजिशन जोन। आपके पास ट्रांजिशन आपके पास जोन। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा क्या है? एक जंगल, एक एरिया। अब जंगल तो शिफ्ट नहीं कर सकते, मान लो दंगा बहुत फैल रहा है, शेर को शिकार कर रहे हैं, हिरन को आदमी ले जा रहा है और बड़ा सरकार को बचाना है, जब बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो जो ये मेन वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया ध्यान समझना, इस वाले एरिया में कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल साफ साफ सरकार की बनाई रहती है। सबसे ज्यादा हाई अलर्ट आपके पास एरिया, बहुत ज्यादा, ना तो इसमें कोई मानव जाएगा, ना कोई गांव के लोग जाएंगे, ना कोई आपके पास स्थानीय जाएगा, ना वहां पर आपके पास कोई घूमने जाएगा, बस समझ लो कर्फ्यू है। अब कर्फ्यू में ऐसा नहीं होता कि पुलिस ना जाए, पुलिस तो रहती है ऐसी। इस कर्फ्यू वाली एरिया में गिने चुने वन अधिकारी ही जाएंगे, गिने चुने, हर नहीं जाएगा आपके पास। मतलब बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए इस वाले एरिया को, स्वतंत्र, देखेंगे क्या होता है। मतलब शेर कुत्तों को कितना खाता है, कितने हिरन बचते हैं और कितने शेर बचते हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं करना। और जब हम इसका अध्ययन करके निकालेंगे तो हम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे कि यहाँ पर जितनी भी आपके पास ये थे, पूरी रिपोर्ट देना होती है अंतरराष्ट्रीय लेवल तक, तब भारत सरकार डरी रहती है। ऐसा नहीं है भाषा मतलब मर जाओ हमें क्या लेना देना, चढ़ बैठेगा पूरा अंतरराष्ट्रीय लेवल भारत की पर कि तुम अपने यहाँ की सेना ना बचा पा रहे हो, चीता नहीं बचा पा रहे हो, तुम तो पूरी की पूरी एनवायरनमेंट को ध्वस्त कर दे रहे हो, तुम तो लगे भारत का विकास करा रहे हो, कैसे? तो नहीं, उन्हें जवाब देना होता है। तो वो लोग भी जवाब हमारा देश का बिगड़ेगा, कोई किसी का नहीं। ये मत सोचना कि अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर केस चल लगेगा, केस नहीं चलेगा, ठीक है आपके पास। लेकिन शर्मिंदा तो होती है ना जब पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो ऑस्ट्रेलिया कहता हमारे यहाँ 1500 चीते हैं और इंडिया वाले को हमारे 100 चीता बचे, ठीक है? तो बेकार लगता है ये चीज सुनने में कि तुम क्या कर रहे हो, सबको अपनी इज्जत प्यारी है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, वही है काम, ठीक? तो आपके पास इस एरिया में किसी को नहीं जाने देते, पूरा फ्री, शेर अंदर जाए कोई मतलब नहीं, हिरन को कितने शेर खा जा रहे कोई मतलब नहीं, रोज मारे शेर 10-15 हिरन को कोई नहीं बचाने आएगा, तुम बचो अपने मन से बचना हो तो फ्री, मतलब मानो तो भूल जाओ, कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल रेड अलर्ट एरिया है। अगला आपके पास आइए बफर जोन। बफर जोन में क्या होता है? बफर जोन में शर्तों के साथ जाना होता है, शर्तें होती हैं तब आपको अंदर जाने दिया जाएगा। मतलब आप बोल सकते घूमने, अगर कोई आपका मन है कि आज हमें पन्ना टाइगर रिजर्व घूमना है, सुंदरवन का जंगल घूमना है, सरकार से जाना दीजिए, टिकट देगी, उनकी गाड़ी जाएगी और गाड़ी में आपको बिठाया जाएगा विद शर्तों के साथ कि आप गाड़ी के नीचे कहीं पर नहीं उतरेंगे, जहां पर हम गाड़ी लगाए वहीं पर अपने कैमरे का प्रयोग बहुत नियम शर्तों के अनुसार करेंगे। ऐसी तमाम शर्तें बताई जाएंगी। तुम्हारे साथ एक गार्ड दे दिया जाएगा, एक ड्राइवर दे दिया जाएगा, खुली गाड़ी में तुम्हें भेजा जाएगा। तुम्हारी गाड़ी जो घूमेगी वो इस एरिया में घूमेगी, बस केवल इस एरिया में। तो जो तुम कहते हो हम पन्ना टाइगर रिजर्व घुमाए, हम सुंदरवन घुमाए, हम रणथंभौर का एरिया घुमाए, हम सरिस्का बाग सेंटर आपके पास घुमाए, पश्चिम अभ्यारण्य केवलादेव एरिया कुछ घुमाए, तो ये घूमने वाला काम होता है ना, वो इस एरिया में होता है, ठीक है? अब मन में बच्चों को बड़ी समस्या रहती कि इन एरिया में क्या हम अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं? तुम अपनी 4 व्हीलर साइकिल नहीं लेकर जा सकते, 4 व्हीलर तो बहुत दूर की बात हो, ठीक है? और तुम्हारी अगर 4 व्हीलर गई तो चीता छोड़ेंगे नहीं, शेर तुम्हारी 4 व्हीलर को पूरा चपेट के फेंक देंगे, तुम कहां जाओगे तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है? और तुम ये मत सोचना हम भाग लेंगे, इस तरफ भाग गए तो भगवान भरोसे और ये उस तरफ ना भाग नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है? फिर इनकी वाहनों पे क्यों नहीं अटैक करती? जो जंगल की वाहन होते हैं, हमने ग्रीन कलर की वाहन देखी, चिड़ची टाइप के, थार टाइप के, उनकी पर जब कभी कोई बाग सेंटर खुलता है ना, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, कोई भी आग अंदर कोई भी, तो कम से कम बनने के बाद, जानवर लाए जाने के बाद 8 से 10 महीने उस जंगल के अंदर जो गाड़ियां होती है ना उनकी सरकार की ग्रीन कलर की, ये गाड़ियां दिन रात घुमाई जाती है, दिन रात फ्री, दिन रात 10 महीने तक उन एरिया में कोई नहीं बैठता, सिर्फ ड्राइवर बैठता है और पूरी गाड़ी को उससे बंद कर देता है जाली से, एक बैठता शूटर, अगर तुम लोग खतरा ज्यादा बढ़ गया तो दिन रात गाड़ी चलती है, इतना अटैक मारते हैं उनकी पर, भालू चीता शेर है कि गाड़ियों को तहस नहस कर देते हैं 10 महीने में। लेकिन 10 महीने से गाड़ियों से उनको कोई नुकसान नहीं होता,
तो पूरे जंगल में ये खबर फैल जाती है जानवरों के बीच में कि ये गाड़ियां हमारी दोस्त हैं, ये हम लोगों के बीच में आती हैं लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, हम फालतू इनके ऊपर हमला करते रहते। तो 10 महीने में सभी जानवरों की गुस्सा शांत हो जाती है यहाँ पर, और जब 10 महीने में गुस्सा शांत हो जाएगी तब सरकार टिकट बेचती है उन गाड़ियों का, फिर गाड़ी दोबारा मंगाती है, गाड़ी दोबारा बैकअप में लाई जाती है, फिर जब गाड़ी दोबारा 11वें-12वें महीने अंदर जाती है तो शेर चीता उनको देख के भी गाड़ी के ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है ये हमारी दोस्त है, पिछले 10 महीने से उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा तो आने वाले समय में भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, इसलिए गाड़ी के नीचे तुम उतर नहीं देती, काहे कि उनको ये पता गाड़ी हमारी दोस्त है, और गाड़ी के नीचे उतर रहा है तो तुम दोस्त नहीं हो कि जो सेल्फी खींच रही है ऐसी, ठीक है, लपेट ले जाएगा, ठीक। तो आपके पास ये चीज, और एक टिकट होता है 1500 रुपए का, मैं सबसे सस्ता वाला बता रहा हूं पन्ना का, एक व्यक्ति का 1500 का टिकट, ठीक है, 1500 का, और घूमते लेकिन मजा जब निकलता है चीता इधर बगल से तब लगता है, और सब टाइगर जब की पूरी कोशिश रहती है कि जो घूमने आया उसको टाइगर या चीता दिखा दिया जाए, क्यों? क्योंकि कल जाके तुम अपने घर में बताओगे हमने चीता देखा, तुमने मोहल्ले वाले को बताओगे तो कल आदमी और जाएंगे उस टाइगर में चीता देखने, तो टाइगर का फायदा होगा, इसलिए वो चीता दिखाने के लिए जी तोड़ लगा देते, 4 घंटे का टूर होता है, बीच जंगल से गाड़ी चलती है, बीच जंगल से, तुम्हें खुद पता ही नहीं चीता कहां से आ जाएगा, खुली गाड़ी रहती है, जाली वाली नहीं थी, खुली बिल्कुल, लेकिन उन्हें ये पता है कि 10 महीने में चीताओं ने हमारे पर हमला नहीं किया तो वो वास्तव में हमला नहीं करते। आज तक संयोग मानिए या फिर बायोलॉजिकल रिसर्च मानिए, आज तक पूरे भारत की बता रहा हूं, पूरी की पूरी जमुना आर्थ क्षेत्र की कभी भी आज तक किसी चीता ने किसी शेर ने किसी गाड़ी के ऊपर अटैक नहीं किया, आज तक एक व्यक्ति नहीं मरा, ठीक है, एक व्यक्ति नहीं मरा, ठीक है। और जो व्यक्ति तुम मरते देखते हो ना कि तुम कहते हमने वीडियो देखी YouTube में शेर अटैक मार रहा था इस वाले एरिया में, कौन सा एरिया? ट्रांजिशन जोन। तो बोलिएगा तीसरा एरिया कौन सा होता है? ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन क्या होता है? जहां पर लोग अपने गांव के लोग रह सकते हैं, ध्यान सुनो, जहां पर आपके पास मानव रह सकता है, एक अगल बगल छोटे छोटे गांव घर बना लेते हैं, छोटे छोटे गांव का मतलब 400-500 लोग आपके पास इस एरिया में रह सकते हैं, इस एरिया में सकते हैं, लकड़ी अपनी बुनने आते हैं, लकड़ी अपनी आदिवासी टाइप के लोग, वो सब यहाँ रहेंगे, केवल यहाँ अंदर नहीं आ जाना, अंदर बना है सीधा, सीमा लगी होती है पूरी आपके पास अंदर बना, ठीक है। अभी 3 महीने पहले पन्ना में कितनी भयानक घटना हो गई थी, जो ट्रांजिशन जोन था, गांव में छोटे वहां लोगों को कुछ जीवन यापन का कुछ नहीं है, तो वो यही काम करते हैं, गाइड बन जाते हैं या आपको शेर बिल्ली चीता दिखाते हैं। तो एक महिला अपने गांव में मंदिर में जा रही थी, भालू बैठा था, घात लगाए, और भालू की सबसे बड़ी खासियत होती है तो मैं खाता नहीं है, फाड़ देता है, बिल्कुल खाता नहीं, भालू मांसाहारी नहीं होता, कभी नहीं खाता भालू, ठीक है। लेकिन तुम सोचो मांसाहारी नहीं है, हमारा कुछ नहीं बना, पा जाएगा ना कि आपके पास से ऊपर तुम भागोगे ना उसमें पेड़ में, तुम सोचोगे तुम भालू से तेज न चल पाओगे, मधुमक्खी का छत्ता खाता है वो पेड़ पे चढ़ के, रोज रात के आपके पास फाड़ के पूरा चित्र मचा देगा, भालू चलते बनेगा, ठीक है ये चीज। और तुम सोचो कि सरकार उस भालू को मारेगी, सरकार मारेगी तक नहीं, सरकार कहेगी वो कहां चला गया, कोल्ड जोन में, हम नहीं जाएंगे, तुम कहां पहुंची वहां, ठीक है। ये है, ये आपके पास क्या होती है? जोन। याद रखना कितने जोन होते हैं आंसर करने के लिए भाई, क्या नाम, कोर, बफर, ट्रांजिशन। क्वेश्चन सीधा पूछता है मानव कहां इंटरफेयर कर सकता है, तो आंसर देना ट्रांजिशन, मानव कहां पर इंटरफेयर नहीं कर सकता, बोलना कोर, घुमाने वाले एरिया कौन से होते हैं, तो आंसर देना बफर जोन, ठीक है ये चीज। बस अंतिम और देख लीजिए, अंतिम इनको संरचना, ये तो संरचना है, आवास है, निवास है, स्ट्रक्चर है, ठीक है आपके पास। अब आता है आपके पास संरक्षण कैसे किया जाएगा, बचाए, तो ये 2 इंग्लिश के शब्द याद रखिए, एक होता है आपके पास इंसिटू और एक होता है आपके पास एक्सिटू, इसको बोलते हैं आपके पास वहाय आवास, ध्यान देना, और इसको बोलते हैं आपके पास अंतः, या मैं सीधे लिख सकता हूं शुद्ध हिंदी में स्थानीय आवास। फिर सुन लो, संरक्षण कैसे किया जाता है, तो बोलना 2, इंसिटू और एक्सिटू। इन मतलब इंटर और एक्स मतलब एब्जेक्ट, याद रख लो, एक्सिटू मतलब वह है और इंसिटू मतलब उस स्थानीय। अब मैं एक कहानी सुना देता हूं, बस बिल्कुल एंड है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए तुम्हारे पास 15-20 तो नहीं, मान लीजिए खूब बड़ा तुम्हारा प्लाट डला, एरिया डला, खेत, ध्यान देना, तुमने कहा जाओ अब हम जंगल बनाएंगे, हम सिर्फ चीताओं को सुरक्षित रखेंगे, तुमने उन स्थान में पेड़ पौधे लगा दिए, अब भैया पेड़ पौधे लगा दिए, बड़े हो गए आपके पास पेड़ पौधे, अब तुम क्या किए, तो मान लीजिए 4 शेर लेते आए, ठीक है,
4 तुम गीदड़ लेते आए, 4 खरगोश लेते आए, ठीक है, ये तुमने छोड़ दिया इसमें। तुमने कहा यार तुम अब ध्यान समझना, कहानी समझ में आ गई, तुम्हें दोनों चीज समझ में आ गई, कभी नहीं बोलोगे। आपके पास तुमने 4 शेर 4 गीदड़ सब छोड़ दिया, चले गए तुम अपने घर। तुमने कहा बढ़िया अपना जंगल, पेड़ पौधे बड़े हो गए, जंगल बन गया वो पूरा, ठीक है, घूम रहे होंगे 4 शेर कहीं पर, ठीक है। 4 1 साल बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, तुमने देखा 4 शेर में 2 शेर तो मर ही गए, ठीक है, सिर्फ 2 शेर क्या बचे जिंदा, ठीक है। अब तुमने रिसर्च किया 1 साल में हो क्या गया ऐसा, जो आपके पास 2 शेर आपके पास मर गए, ठीक है। तो पता चला कि भैया इन बेचारों को 2 को तो खाना पीना नहीं मिला, खाना पीना नहीं मिला अपने एरिया में। आपके पास ये 4 खरगोश कहां तो बच गए पता नहीं, ठीक है, और गीदड़ इधर मर गए बेचारे। जैसे जैसे इस संघर्ष करके इन 2 शेरों ने बचाया, तुमने कहा यार रुक जाओ हम और शेर बढ़ा दें और गीदड़, तुमने 5-6 गीदड़ और डाल दिए, मान लो 10-12 गीदड़ हो गए आपके पास, या 12-13 आपके पास खरगोश हो गए। 1 साल बाद तुम फिर आए, 1 साल बाद तुम फिर आए, तुमने शेर को देखा, अब शेर बचा एक, ठीक है, एक और मर गया। तुमने कर लियो 4 आए थे, 3 तो खत्म ही हो गए, एक कहां गया। तुमने फिर सर्च किया, तुमने कहा भाई मैं इतना अच्छा खाना पीना लगाया, सब कुछ लगाया, तब भी मर गया। फिर पता चला वो जान खाने की वजह से लोग नहीं खत्म हुए, उसको शिकारी ले गया। मान ली कोई आपके पास शेर था, उसको कोई गांव के लोग ये सब आ गए उसकी खाल वाल को बेचने के लिए, उन्होंने मार दिया। तुमने कहा बताओ यार मानो कितना बेकार है, शेर को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। अब तुमने क्या किया, तुमने इस स्थान में दीवार बनवाई, लो किला, लाल किला, ठीक है, और तुमने इसमें तारवाड़ी खिंचवा दी, ठीक है, अब नहीं आएगा, और सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, ठीक है। तुमने कहा अब देखता हूं मैं मेरे शेर को कौन ले जाता है, ठीक है। 1 साल बाद तुम फिर आए, 1 साल बाद तुम आए तो तुमने देखा शेर तो जिंदा है, तुम बड़े प्रसन्न हुए। तुमने कहा खरगोश गिनो, खरगोश 14 थे आपके पास, खरगोश बचा 1, तो 13 कहां गए। तुमने कहा 13 खा गए शेर और गीदड़। अब तुमने कर लियो, अगर ये खरगोश मर गया तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तुमने खरगोश को उठाया, ध्यान सुनना, तुमने खरगोश को उठाया और अपने घर लेते आए। तुमने कहा मैं तुझे यहीं बचाऊंगा, तुमने छोटा सा पिंजरा बनवा लिया, उसको खाने पीने का स्थान। मतलब क्या, मतलब तुमने शेर को गीदड़ को उसी स्थान में छोड़ दिया कि तुम जिंदा रहोगे। मुझे पता है वह जानवर जो अपने स्थान में ही जिंदा रहता है और सरकार उसको अपने स्थान में, जंगली में, पंडई में अपने स्थान में जिंदा रखने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराती है, उसको क्या बोलेंगे, इन सीटू स्थानी, मतलब उसके निज निवास में ही उसको बचाया जाए। लेकिन अब ये कौन होंगे, ये तो तमाम है, बोल देना जियोमंडल जितने हैं तुम्हारे, वायु स्पेयर रिजर्व सेंटर तुम्हारे जितने हैं सब है। अब जो तुम खरगोश को अपने घर लेते आए थे बचाने के लिए, तो वह जीव जानवर जिसे तुम उसके मूल स्थान से उठाकर अपने स्थान पे लेता है, कितने स्थान में, मानव निर्मित वाले स्थान पे, उसे बचाने के लिए उसे क्या बोलेंगे, एक्सीटू, वह स्थान है। वह स्थान मतलब जिसे बाहर बचाया। जैसे जैसे कितनों बार बता दूं, तुम मछली डालते हो, मछली किसमें डाल देते हो, एक्वेरियम में, ठीक है, जिसको तुम क्या कहते हो, मछली घर, मछली घर। अब मछली वास्तव में क्या तुम्हारी एक्वेरियम में सुरक्षित रहेगी, नहीं, लेकिन तुम उस मछली को बचाने के लिए अपने घर में कांच का बनवाया, पानी ने भर दिया, उसको रोज सुबह शाम डाल दिया, जिंदा है जब तक है। वरना मछली का असली घर तो समुद्र, पानी, तालाब है, नदी है, लेकिन नहीं, तुमने उसको नदी तालाब में नहीं छोड़ा, तुम उसको अपने यहाँ लेता है कुछ मछलियों को, वो एक्सीटू बन गया, ठीक है। तुमने भारत सरकार ने चिड़ियाघर बना दिया, कानपुर बना दिया, दिल्ली बना दिया, भारत सरकार ने चिड़ियाघर, लखनऊ में चिड़ियाघर जाओ, देखो, घुमाओ, तुम गए, हाँ शेर अच्छा है, हाँ जी, तो अजगर बेटा, ठीक है। अब वो अजगर अपने घर में धोने बेटा, बेचारा मरे से बैठे थे, तुम शेर को बोला आजा आजा, वो क्या कर लेगा, पता क्या कर लेगा, जब वो नहीं मार पाएगा वो जाली के उस तरफ, तो वो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे एरिया में चिड़ियाघर हो गए, ठीक है। आपके पास नर्सरी, तुमने कहा चलो बसेरा, बसेरा से मनी प्लांट लाएंगे, सूरजमुखी का पौधा लाएंगे, बढ़िया बढ़िया प्लांट लाएंगे, तो क्या तुम जंगल पहुंच गए क्या। अगर ये तुम मनी प्लांट जंगल से लाती तो उसको क्या कहते, इंस्टीट्यूट, लेकिन ये तुम मनी प्लांट, सूरजमुखी, विभिन्न प्रकार के पौधे तुम नर्सरी से लाए, तो नर्सरी क्या है, एक्सीटू, ठीक है, ये है। समझ आ गया, लिख लीजिए।